हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्राचीन काल में विख्यात थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और इस्पात, यानी ए इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं तेलंगाना क्षेत्र में स्थित नालगोंडा और करीमनगर आंध्र प्रदेश के जनपद हैं जो लोहा तथा इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ से लोहे के औजार, तराजू, मूठ वाले फावड़े, हसिया, फौल तथा उस्तरा आदि लोहे की वस्तुएं मिली हैं, जिसका निर्यात पार्थियाई और अविसीनियाई देशों को जाता है। अगला है, पेरिप्लस में उल्लिखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? तो पेरिप्लस में उल्लिखित जो बंदरगाह था वो मोती उत्पादन के लिए वो था कोरकई के लिए। ठीक है, कोरकई के लिए विख्यात था। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पांड्य राज्य में स्थित कोरकई नामक बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जिसका निर्यात पश्चिमी देशों विशेषकर रोम, यूनान आदि को किया जाता था, जिसके माध्यम से विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती थी। अगला है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त सम्राट था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त यानी श्रीगुप्त था और यह संभवतः साधारण सामंत था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ, इसकी उपाधि महाराज थी। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ, उसने महाराजाधिराज की पदवी यानी उपाधि धारण की थी। अगला है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, लिच्छवी राजवंश से। बाकी वाकाटक हो गया, नागवंश हो गया और कदम्ब वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने 3 राजवंशों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। पहला है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नागवंश की राजकुमारी कुबेरनागा के साथ अपना विवाह किया था। और दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। और तीसरा है, कदम्ब राजवंश से वैवाहिक संबंध संभवतः अपने पुत्र कुमारगुप्त का स्थापित किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिच्छवी राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। अगला है, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? तो सबसे भारी सिक्के सोने के जो थे वो थे स्कंदगुप्त ने। ठीक है, फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में सोने के सिक्के का वजन सर्वाधिक हो गया था, क्योंकि 5वीं सदी के मध्य से हमें गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट मिलने लगी थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों के आक्रमण का उल्लेख है? तो हुणों के आक्रमण का जो उल्लेख है वो है भीतरी स्तंभलेख। ठीक है, यहाँ पे दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 455 से 467 ईसा पूर्व के समय हुणों का भीषण आक्रमण हुआ और जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभलेख में हुआ है। हुणों का नेता खुशनेवाज था। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। इसमें हुणों पर स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख है और अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त सोमदेवकृत कथा सरित सागर में भी हुणों की पराजय का उल्लेख है। गुप्तों के उत्तराधिकारी नरसिंह गुप्त बलादित्य के समय हुण नरेश मिहिरकुल का आक्रमण होता था। अगला हमारा, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग बर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? तो वो हो जाएगा आपका राजराज प्रथम। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चोल शासक राजराज प्रथम 985 से 1014 ईसा ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग बर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। अगला है हमारा,
अगला है हमारा चोलों के स्थानीय स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से जो होती है जानकारी हमें मिलती है, उसका संबंध आपका परांतक से हो जाएगा। ठीक है, परांतक प्रथम यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं परांतक प्रथम, जिसका कार्यकाल 907 से 953 ईसा के बीच है, ने भूमि का सर्वेक्षण कराया, अनेक यज्ञ किए व मंदिर बनवाए। उसके उत्तर जो है मेरूर अभिलेख से चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी हमें मिलती है। अगला हमारा किस चोल शासक को सुंगम तवितर चोल करों को हटाने वाले की उपाधि मिली थी? तो सुंगम तवित चोल का संबंध यानी करों को हटाने वाला जो था वो था कुलोतुंग प्रथम। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चोल शासक कुलोतुंग प्रथम व्यापार की प्रगति में बाधक यानी चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त किया, जिसके कारण उसे 1070 से 1120 ईसा सुंगम तवित चोल करों को हटाने वाले की उपाधि मिली थी। अगला हमारा कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ को किसके शासनकाल में पूरा किया था? तो कश्मीरी कवि कल्हड़ जिसने राजतरंगिणी लिखी थी, उसका जो पूरा किया था वो क्या था उन्होंने जय सिंह के कार्यकाल में, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास जो है कल्हड़ यानी ब्राह्मण कृत राजतरंगिणी से ज्ञात होता है, जो उसने राजा जय सिंह 1127 से 1159 ईसा के शासनकाल में पूरा किया था। इस ग्रंथ में कुल 8 तरंग और 8000 श्लोक हैं और रचना महाभारत शैली में है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन का प्रथम सफल प्रयास माना जाता है। अगला हमारा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो तुर्क आक्रमणकारी था उसका नाम था सुबुक्तगीन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो है आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। 986 ईसा में उसने हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण करके उसे संधि के लिए विवश किया था। सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में समय उसके राज्य के संपूर्ण अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और पश्चिमोत्तर भारत के सीमावर्ती प्रदेश थे। अगला हमारा 1194 ईसा के चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस सिख भारतीय शासक को पराजित किया था? तो आपको पता है तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध होने के बाद जो है तीसरी बार जो है मोहम्मद गौरी ने जो है चंदावर का युद्ध किया था 1194 में। तो चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। धातव्य है कि 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। अगला हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है उन्होंने अपना शासन लाहौर से संभाला था। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली में राजधानी स्थापित को की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण 25 जून 1206 ईसा को हुआ था। उसको सत्ता के लिए मान्यता व नियुक्त पत्र 3 वर्ष बाद प्राप्त हुआ। उसकी राजधानी लाहौर थी, अर्थात उसने शासन का संचालन लाहौर से किया। उसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। अगला हमारा तुर्कान चहलगामी का संबंध किस तुर्की शासक से था? तो तुर्कान चहलगामी जो संबंध है वो है आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसी ने इसको बनाया था। तुर्कान चहलगामी का संबंध इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईसा से था। धातव्य की बलबन भी तुर्कान चहलगामी का एक सदस्य था। यह 40 अमीरों का एक समूह था जिसे तुर्कान चहलगामी कहा जाता था। अगला हमारा मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मंगोलों का जो आक्रमण सबसे पहले जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मंगोलों का जो सर्वप्रथम आक्रमण सुल्तान इल्तुतमिश के समय में 1221 ईसा में हुआ था, जब तैमुजीन अर्थात चंगेज खां
ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ सिंधु तक पहुंच गया था। जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने नवोदित तुर्की साम्राज्य को मंगोल विध्वंस से बचा लिया। अगला है हमारा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहली मुस्लिम शासक थी। ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रजिया सुल्ताना। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्ताना 1236 से 40 के बीच थी। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। धातव्य है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया ने अव्यवस्था की स्थिति को देखकर जनता की मदद से सत्ता पर अधिकार कर लिया था। अगला हमारा खिरजाबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम था। तो खिरजाबाद जो है वो चित्तौड़ का परिवर्तित नाम था, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर अपने पुत्र खिज खां के नाम पर उसका नाम चित्तौड़ से खिरजाबाद कर दिया था। अगला हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 तारीख़े फिरोजशाही। आप देख सकते हैं इतिहासकार बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़े फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। उसने लिखा है कि राजधानी में खाने पीने की वस्तुओं की उचित व्यवस्था करने के लिए सुल्तान ने कुछ नियम बना दिए थे, जिन्हें तारीख़े फिरोजशाही नाम दिया गया था। अगला हमारा पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था। तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग करने वाला जो शासक था वो था खुसरो शाह, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुस्लिम सुल्तान बना था। अपने को समर्पित मुसलमान दिखाते हुए उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, और उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध जो है इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए थे। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस शासक ने खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया। तो खूतों और मुकदमों के जो पुराने अधिकार थे उनको बहाल करने वाला शासक था आपका गयासुद्दीन तुगलक। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसने कठोर लगान पद्धति का परित्याग किया, अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू किया, और जिन अमीरों को अलाउद्दीन ने जमीन से वंचित कर दिया था उन्हें भूमि लौटा दी गई। खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया। अगला है दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसका संबंध जो है निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक से है। जब गयासुद्दीन तुगलक अनेक राज्यों को विजित होकर दिल्ली की ओर वापस लौटता है तो उसे रास्ते में निजामुद्दीन औलिया मिलते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया उनसे कहते हैं हुनूज दिल्ली दूरस्त हो, यानी दिल्ली दूर है का नारा गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को यह कहा था कि दिल्ली दूर है। अगला क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। तो एमबीटी के शासनकाल में जो भारत आने वाला यात्री था वो था इब्न बतूता। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1351 ईसा में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। उसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और 1342 में उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया। उसकी आत्मकथा का नाम जो है रेहला है। अगला है हमारा दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था। तो दीवाने अमीर कोही का संबंध आपका कृषि विभाग से हो जाएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। आपका तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दीवाने अमीर कोही विभाग का कार्य जिस भूमि पर खेती न हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना था, अर्थात कृषि विभाग से संबंधित है। इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला है गुरलुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी पीएचडी दोनों में पूछा गया है। तो गुलरुखी यानी गुल्लुख नाम से जो कविताएं लिखने वाला शासक था वो था आपका सिकंदर लोदी।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिकंदर लोदी यानी 1489 से 1517 बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था। इसका नाम निजाम शाह था। इसने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। इसकी माता एक स्वर्णकार हिंदू की पुत्री थी और अपने उपनाम गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। अगला हमारा दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था। तो दक्षिण में जो बहमनी राज्य था उसका संस्थापक आपको पता है अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, विजयनगर और बहमनी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, दो भाइयों ने, और बहमनी की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। यानी आप देख सकते हैं दक्षिण में बहमनी राज्य का राजवंश का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी यानी हसन उपनाम जफर शाह ने 1347 में की थी। हसन अपने को फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज मानता था, इसीलिए उसका वंश बहमनी कहलाने लगा। तख्त तौर पर बैठने के बाद हसन ने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण कर लिया और अपनी राजधानी गुलबर्ग अथवा गुलबर्गा में बनाई थी। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। राज्य और राजवंश दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। खानदेश का संबंध आपका फारूकी से हो जाएगा। बरार का संबंध आपका इमाद शाही से हो जाएगा। बीजापुर का संबंध बीजापुर का संबंध आपका आदिल शाही से हो जाएगा। और गोलकुंडा का संबंध बरीद शाही से। और वीदर का संबंध आपका एक बार और देख लेते हैं। खानदेश का संबंध आपका हो जाएगा फारूकी से। बरार का संबंध हो जाएगा आपका इमाद शाही से। बीजापुर का संबंध आपका हो जाएगा आदिल शाही से। गोलकुंडा का संबंध आपका कुतुब शाही से। और वीदर का संबंध आपका वरीद शाही से। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं खानदेश फारूकी वंश से, बरार इमाद शाही वंश से, बीजापुर आदिल शाही वंश से, गोलकुंडा कुतुब शाही वंश से और बीदर वरीद शाही वंश से संबंधित है। अगला हमारा मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था। तो मलिक अंबर जो है किस राज्य का वजीर था? अहमदनगर का। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मलिक अंबर एक अबिसिनियाई दास था जिसने अहमदनगर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। अपनी योग्यता एवं काबिलियत के बल पर वह अहमदनगर का वजीर बन गया। मलिक अंबर के नेतृत्व में ही मुगलों और अहमदनगर के मध्य लंबा युद्ध चला, अंततः जिसमें अहमदनगर क्या हुआ था? पराजित हुआ था। अगला है हमारा तालीकोटा के युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो वो था आपका बरार, जो युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दक्कन के सुल्तानों ने संगठित होकर इस संगठन में वीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर सम्मिलित थे, जबकि बरार इसमें सम्मिलित नहीं था। 23 जनवरी 1565 ईसा में विजयनगर के विरुद्ध युद्ध किया और इस युद्ध को राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा यानी बन्नीहट्टी का युद्ध कहा जाता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको इतने नामों से भी जाना जाता है। राक्षसी तगड़ी का युद्ध कब हुआ था, या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, या फिर बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ था। तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से घुमा के। अगला आपका सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। तो सनक संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य जो माने जाते हैं वो निम्बकाचार्य हैं, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सनक यानी सनकादि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य माने जाते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य तथा रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी थे। अगला हमारा वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो वह वैष्णव संत कौन था जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे? वो था आपका रामानंद। ठीक है, फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैष्णव संत रामानंद ने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। ध्यातव्य है कि रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई थी। राघवानंद को उन्होंने अपना गुरु बनाया और राघवानंद श्री संप्रदाय के महान संत माने जाते हैं। अगला हमारा भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी थे। तो भारत में जो सोहरावर्दी सिलसिला था उसको लोकप्रिय बनाने वाले जो सूफी थे वो थे आपके शेख बहाउद्दीन। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था।
इन्होंने सोहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान को बनाया था और शेख ने कुवाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता की थी, जिसके बदले सुल्तान ने शेख को शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की थी। अगला है हमारा, बाबर ने राणा सांगा को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था? तो आपको पता है बाबर और राणा सांगा का युद्ध जो है खानवा का युद्ध हुआ था, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो खानवा का युद्ध होता है। मुगल सम्राट बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। धातव्य कि राणा सांगा की पराजय से कुछ समय बाद ही उसके ही सामंतों ने उसे जहर देकर मार डाला था। अगला है हमारा, ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? तो ब्रह्मजीत गौड़ जो है वो था आपका शेषा सूरी का सेनापति। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेषा सूरी एक धर्म सहिष्णु मुस्लिम शासक था। उसने अपने साम्राज्य में हिंदुओं को विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया था। उसका जो है सबसे योग्य सेनापति ब्रह्मजीत गौड़ था, जो कई युद्धों में उसके साथ था, जिसमें शेषा जो है फतहयाब हुआ था, यानी जीत हासिल की थी। अगला है हमारा, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है अकबर और राणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो होता 1576 में। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह और आसफ खां कर रहे थे। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए, परंतु मुगल पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सके। अगला हमारा, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है अकबर के जीवन की जो अंतिम विजय थी वो थी असीरगढ़ की विजय। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर ने 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। यह अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। अगला हमारा, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो मुगल काल में गृह विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे खाने सामा कहा जाता था। ठीक है, मुगल काल में गृह विभाग यानी राजकीय गृह विभाग का जो प्रधान अधिकारी खाने सामा होता था। यह शाही कारखाने की देखभाल करता था। इस पद की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में की थी और इसका नाम मीर ए सामा था। औरंगजेब के शासनकाल में इसे खाने सामा कहा जाने लगा। अगला है, खाने जहां लोदी का विद्रोह किस सुल्तान शासक के समय हुआ था? तो खाने जहां लोदी का जो विद्रोह हुआ था वो शाहजहां से हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं शाहजहां 1627 से 1658 का फरवरी 1628 में आगरा में राज्यारोहण हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में कई विद्रोह हुए थे। इसमें सबसे पहला विद्रोह खाने जहां लोदी का था। अगला है, विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो किसके दरबार में हुआ था? विलियम नॉरिस जो है औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना की। इस कंपनी ने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने हेतु सर विलियम नॉरिस की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल औरंगजेब के दरबार में भेजा, किंतु इसका कोई उचित परिणाम जो है नहीं निकला। अगला है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सुनहला फरमान प्राप्त हुआ था वो था 1632 में। ठीक है, पहला इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया था, जिसका उद्देश्य 500 पैगोड़ा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना था। अगला हमारा, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था। तो मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनके संरक्षक दादा कोंडदेव एवं गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। अगला हमारा, मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ था।
तो कब हुआ था? 1657 में। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी द्वारा जुन्नार की विजय के पश्चात 1657 ईस्वी में उनका पहली बार औरंगजेब की सेना से मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर पर उन्होंने आक्रमण किया, जिसमें शिवाजी की मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में अमात्य मजूमदार का प्रमुख कार्य था। तो मराठा प्रशासन में अमात्य मजूमदार का जो प्रमुख कार्य था वो था राजस्व से संबंधित। तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, यानी शिवाजी के शासनकाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा गया है, अष्टप्रधान की जो है शासनकाल किसके से संबंधित है? तो अष्टप्रधान की व्यवस्था शिवाजी के प्रशासन से संबंधित है, जिसमें अमात्य मजूमदार राज्य का वित्त मंत्री था और राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना तथा राजस्व प्रशासन की निगरानी रखना उसका प्रमुख कार्य था। और शिवाजी के प्रशासन में उनका अमात्य रामचंद्र पंत था। अगला हमारा 1761 में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था मराठे और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। और पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठा क्या हुए थे? पराजित हुए थे। अगला हमारा अवध राज्य का अंतिम नवाब था। तो अवध राज्य का अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह को माना जाता है, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जिसे 13 फरवरी 1856 में को आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में गद्दी से हटा दिया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में ब्लैक होल की घटना 1756 में किस नवाब के समय हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ब्लैक होल का आपका संबंध जो है इससे हो जाएगा सिराज उद दौला से, यानी फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। यानी आप बंगाल की ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटी, जब 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 बंदी बंद कर दिए गए और 20 जून की रात्रि को ये बंद किए गए तथा अगले दिन प्रातः उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बच पाए थे। शेष उस जून की गर्मी तथा घुटन अथवा एक दूसरे के कुचले जाने के कारण मर गए थे और इस घटना के सृजनकर्ता J.Z. हॉलवेल को माना जाता है, इसीलिए इसे ब्लैक होल घटना नाम दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।